हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने संक्रामक रोग के बारे में पढ़ा था। अभी आज हम लोग यहाँ असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है संक्रामक रोग क्या होता है। दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा किसी कीटक या प्राणी के माध्यम से फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग क्या है? वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं असंक्रामक रोग। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला रोग हम देखेंगे कर्क रोग। कर्क रोग या कैंसर, ये क्या होता है? कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि को कर्क रोग कहते हैं। कर्क रोग की कोशिकाओं के समूह अथवा गांठ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूमर। ठीक है। कर्क रोग की कोशिकाओं के समूह अथवा गांठ को ट्यूमर कहते हैं। कर्क रोग शरीर के अलग अलग भागों में होता है, जैसे फेफड़े में होता है, मुंह में होता है, जीभ पर होता है, जठर में होता है, स्तन, गर्भाशय, त्वचा, ठीक है, रक्त। तो अलग अलग टाइप के कर्क रोग होते हैं, कैंसर होते हैं। तो इसमें क्या होता है? कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि होती है इसमें, ठीक है। और कर्क रोग की कोशिकाओं के समूह या गांठ को क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। शरीर के अलग अलग भागों में, फेफड़ा में, मुंह में, जीभ, गठर, स्तन, गर्भाशय, त्वचा और रक्त, यहाँ पर कर्क रोग होता है। क्या कारण क्या है कर्क रोग का? अधिक मात्रा में जब वो मद्यपान करते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, ठीक है, उनको कर्क रोग होता है। आहार में तंतुमय पदार्थों का, जैसे कि फल और सब्जियों की कमी जो होता है, लोग फल और सब्जियां कम खाते हैं, उनको ये हो सकता है। अधिक मात्रा में फास्ट फूड जो है, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा आदि खाने से इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। और दूसरा इसका एक और कारण है आनुवंशिकता। मतलब कि अगर आपके किसी भी पीढ़ी में, पेरेंट्स में, माता पिता में या उनके ऊपर अगर किसी को ऐसा है तो कर्क रोग बच्चों में भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आनुवंशिकता भी एक इसका कारण है। तो क्या क्या कारण है इसमें? तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान करना और खाने पीने में फल और सब्जियों का कम उपयोग करने से कर्क रोग होता है। आनुवंशिकता भी इसका एक कारण है। आगे है लक्षण। क्या लक्षण है इसके? इसके लक्षण है कि ज़्यादा समय तक खांसी आती है, आवाज़ में चेंजेज हो जाते हैं, परिवर्तन होते हैं, और खाते समय गले में दर्द होता है, ठीक है। और कोई ऐसा दाग या सूजन ऐसी कि जो दवा करने के बाद ठीक न हो तो समझ लो कर्क रोग हो सकता है। स्तन में जो है गांठ होता है अगर, तो भी एक कर्क रोग का लक्षण है। और बिना किसी कारण के वज़न कम अगर होता है, वेट कम होता है, तो ये भी एक कर्क रोग का कारण है। तो इसका कारण था ये, ठीक है। कर्क रोग का निदान कैसे करते हैं? इसका उपचार की पद्धति क्या है? तो कर्क रोग का निदान करने के लिए टिश्यू डायग्नोसिस, क्या है? टिश्यू डायग्नोसिस, टिश्यू डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, ठीक है। और क्या है? मैमोग्राफी, बायोप्सी, मैमोग्राफी, बायोप्सी, ये सब तकनीक है। इन तंत्रों का उपयोग करके हम कर्क रोग का उपचार करते हैं। ये आधुनिक निदान की पद्धतियां हैं सब, ठीक है। तो अभी आपने देखा कर्क रोग के बारे में कि क्या होता है इसमें।
कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। कारण आपने देखा कि धूम्रपान मद्यपान करने से इसके चांसेस हो जाते हैं। आनुवंशिकता भी इसका एक कारण है। लक्षण में आपने देखा कि गले में दर्द होता है, बहुत लंबे समय तक खांसी आती है, और कोई दाग या सूजन है जो दवा के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो इसका कारण लक्षण हो सकते हैं इसके। और स्तन में गांठ होना और बिना किसी वजह के वज़न कम होना, ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा, मधुमेह या डायबिटीज़। मधुमेह या जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज़, इसमें क्या होता है, स्वादु पिंड में निर्मित होने वाला इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो रक्त की ग्लूकोज शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती है तो इस विकार को हम लोग बोलते हैं मधुमेह है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, इसके लक्षण है कि रात में मूत्र विसर्जन के लिए बार बार जाना पड़ता है, वज़न में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, ये इसके लक्षण हैं। ठीक है, इसका मतलब कि बार बार अगर आप यूरिन पास करने के लिए जाएंगे तो इसका एक कारण हो सकता है, या वज़न जो है बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो ये भी इसका कारण है। क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम बनने लगती है शरीर में, और इंसुलिन क्या करता है, आपके शरीर में जो शर्करा की मात्रा है उसको कम करता है। जब इंसुलिन की मात्रा शरीर में आपके कम बनेगी तो इसका मतलब कि शर्करा को, आपके शरीर में जो शक्कर की मात्रा है, शर्करा की मात्रा है, उसको कम करने वाला कोई कारक नहीं रहेगा, तो उसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो गया या मधुमेह हो गया। तो आपने इसके लक्षण देखे कि बार बार यूरिन जाना, वेट कम होना या वेट ज़्यादा हो जाना। इसके कारण क्या है, लक्षण आपने देख लिया। अभी कारण है आनुवंशिकता, एक कारण है कि अगर आपके किसी भी पेरेंट्स को या दादा दादी को या आप किसी भी पीढ़ी में किसी को अगर मधुमेह या डायबिटीज़ है तो बच्चों में होने के चांसेस होते हैं। तो एक आनुवंशिकता कारण हो गया। दूसरा है कि ज़्यादा मोटापा होना, ज़्यादा वज़न होना, ये भी एक इसका कारण है। तीसरा एक कारण है कि एक्सरसाइज न करना, तो शरीर अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी उसका एक कारण हो सकता है। और मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव भी एक कारण है, ज़्यादा टेंशन लेना भी डायबिटीज़ का एक कारण है। तो कारण में आपने देखा आनुवंशिकता देखा, एक कारण है इसका। दूसरा है मोटापा, तीसरा एक्सरसाइज न करना, कम करना, और चौथा है मानसिक तनाव, ये इसका कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय विकार या हार्ट डिजीजेज। हृदय विकार या हार्ट डिजीज ये क्या है कि हृदय की पेशियों की रक्त आधान अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब कि हृदय की जो पेशियों को ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुँचेगी तो उससे क्या होगा कि हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा काम करने के लिए उसमें फिर उसकी हृदय की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इस कारण हृदय को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड़ जाता है। तो हृदय की पेशियों को रक्त अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इस कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण इसके लक्षण है कि सीने में जो है दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा। ठीक है, उस सीने में दर्द के कारण कंधे में दर्द होगा, गले में दर्द होगा, हाथ पांव में दर्द होगा, हाथ पांव सिकुड़ने लगेगा, पसीना आएगा और बेचैनी महसूस होगी। ये सब अच्छे लक्षण हैं। ठीक है, तो हृदय विकार के लक्षण क्या है कि सीने में दर्द होगा, सीने में दर्द के कारण कंधे में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, हाथ सिकुड़ेगा और पसीना आएगी तथा बेचैनी महसूस होगी। तो इसके लक्षण हो गए। कारण क्या है इसके,
कारण है कि धूम्रपान करना या ड्रिंक करना, मद्यपान करना, या किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसके भी हृदय विकार के कारण उसके एक कारण हो सकता है डायबिटीज़। हाई ब्लड प्रेशर है अगर किसी को, उच्च रक्तचाप, तो उच्च रक्तदाब अगर है तो भी हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा मोटापा है तो भी एक कारण है। व्यायाम अगर कम करते हैं वो भी एक कारण है। आनुवंशिकता भी एक कारण है। और ज़्यादा क्रोध करना और टेंशन लेना, चिंता करना, इसका भी एक कारण है। ठीक है, तो हृदय विकार के कारण देखा आपने, धूम्रपान करना, मद्यपान करना, किसी को डायबिटीज़ है एक कारण है, हाई ब्लड प्रेशर है वो भी कारण है, मोटापा ज़्यादा है वो भी एक कारण है हृदय विकार के, या एक्सरसाइज नहीं करता है कोई वो भी एक कारण है, या आनुवंशिकता एक कारण है, और ज़्यादा क्रोध करना और चिंता करना भी हृदय विकार का एक कारण है। हृदय विकार अगर किसी को हुआ, अगर कुछ हार्ट अटैक हुआ, तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। उसके क्या है, एक एंजियोप्लास्टी करते हैं लोग, दूसरा है बाईपास सर्जरी करते हैं, तीसरा है ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, अगला है हृदय प्रत्यारोपण करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं उसका, स्टेंट्स डालते हैं, पेस मेकर लगाते हैं। तो मतलब अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड जो है, अगर उसको हार्ट अटैक वगैरह आया तो क्या क्या तकनीक है कि जो उसको करते हैं, तो आपने देखिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट हृदय का प्रत्यारोपण करते हैं, स्टेंट्स लगाते हैं और पेस मेकर लगाते हैं। ठीक है, अगर किसी को हृदय का विकार हुआ तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले 108 नंबर पर फ़ोन करना चाहिए। ठीक है, 108 नंबर पर सबसे पहले फ़ोन करिए। फिर क्या करिए, रोगी के कंधे हिलाकर उसकी चेतना को पहचानिए। रोगी को कठोर पृष्ठभाग पर लेटा करके वैज्ञानिक पद्धति से रोगी के सीने पर दबाव डालिए। इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, इस पद्धति को बोलते हैं। कौन सा? कि कठोर पृष्ठभाग पर उसको लेटा करके और वैज्ञानिक पद्धति से उसके सीने पर दबाव डालो। इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। ठीक है, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें 1 मिनट में 100 से 120 दाब की गति से कम 30 बार, दाब कितना होना चाहिए? 100 से 120, और कितनी बार? 30 बार। ठीक है, 30 बार इसको करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए। तो ये हो गया आपका हृदय विकार के बारे में। तो हृदय विकार के बारे में आपने देखा कि हृदय की पेशियों को जब ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है तो क्या होता है? हृदय को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और हृदय को जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो तनाव से जो है दिल का दौरा पड़ता है। तो इसके लक्षण आपने देखा, क्या था लक्षण? असहनीय दर्द होता था, सीने में दर्द, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथ पैर सिकुड़ना, पसीना आना, बेचैनी होना, ये सब होता था। इसके कारण आपने देखा क्या कारण हो सकते हैं? कि धूम्रपान करना, जो धूम्रपान करते हैं उनके हो सकता है, जो मद्यपान करते हैं उनको हो सकता है, किसी को डायबिटीज़ है तो उनको हो सकता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको हो सकता है, कोई मोटा आदमी है तो उनको हो सकता है, व्यायाम कम करता है, एक्सरसाइज कम करता है तो उनको हो सकता है, या आनुवंशिकता एक इसका कारण है, ज़्यादा टेंशन किसी को रहता है तो उसको भी हो सकता है, ज़्यादा क्रोध करता है कोई, ज़्यादा टेंशन लेता है, ये सब उसके कारण हैं। ठीक है, तो अलग अलग तकनीक के बारे में आपने देखा कि इसमें क्या करते हैं? एंजियोप्लास्टी करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, हृदय का प्रत्यारोपण करते हैं, स्टेंट्स डालते हैं, या पेसमेकर भी लगाते हैं। ठीक है, और प्राथमिक उपचार आपने देखा कि पहले 108 पर फ़ोन करिए, और उसके बाद आप क्या करिए? सीने पर दबाव डालिए उसको 100 से 120 दाब के 1 मिनट में, और कितनी बार इसको करना है? 30 बार करना है। ठीक है, इसको, इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन
ओनली लाइफ सपोर्ट कहते हैं, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। तो ये आपने देखा हृदय विकार के बारे में। अब हम आगे देखेंगे औषधियों का दुरुपयोग। औषधियों का दुरुपयोग। कभी कभी डॉक्टर की सलाह न लेकर कुछ व्यक्ति अपने आप औषधियाँ ले लेते हैं। अब उनको लगता है कि सबको पता है ये दवा इस काम में आती है इस रोग के, तो डॉक्टर से मिलने नहीं जाएंगे, सीधे जाके मेडिकल पर से दवा ले लेते हैं। और उसका चूँकि अपने मन से दवा लेते हैं, सबका एक डोज होता है, निर्धारित मात्रा होती है कि किसका वजन कितना है तो उसको कितनी डोज में दवा लेना है, तो ये हमको पता नहीं रहता, सीधे मेडिकल पर गए दवा ले लिए। तो हम जब बराबर से उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए हमको नहीं पता है, हम ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अधिक मात्रा में या बार बार पेन किलर हम लेते हैं तो क्या होगा, हमारी तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाएगी, उस पर इफेक्ट आएगा, उत्सर्जन तंत्र पर आएगा, यकृत पर आएगा, इन पर हमारे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एंटीबायोटिक का हम ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द, पतली जुलाब, शरीर पर लाल चकत्ते या जीभ पर सफ़ेद दाग आ जाती है। ठीक है, तो ये सब इसके दुरुपयोग हैं। तो इसका मतलब कि हमको अपने मन से दवा नहीं लेनी है, डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा लेनी है, क्योंकि हर दवा की एक निर्धारित मात्रा होती है कि हमको उतनी मात्रा में वो दवा लेना है। अगर हमको सही मात्रा में पता नहीं है तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर, लीवर पर, किडनी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और जो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसलिए हमको दवा जो है डॉक्टर से संपर्क करके ही लेना चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए। अगला है जेनरिक औषधियाँ। जेनेरिक औषधियाँ, जेनेरिक औषधियों को सामान्य औषधियाँ भी कहते हैं। इन औषधियों की निर्मित तथा वितरण किसी पेटेंट के बिना होता है, इसमें पेटेंट नहीं होता है। ये औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों की तुलना में सस्ती होती हैं। जेनेरिक औषधियाँ तैयार करते समय औषधियों के घटक का अनुपात तथा उनका फार्मूला हमको पहले से पता रहता है, इसलिए इनके रिसर्च पर जो खर्चा होता है वो बच जाता है। इस कारण ये औषधियाँ सस्ती पड़ती हैं। ठीक है, तो जेनेरिक औषधियाँ जो है देखा हमने कि ये इनको सामान्य औषधियाँ कहते हैं, क्योंकि ये इनकी ब्रांडिंग नहीं होती है, इनके रिसर्च पर खर्चा नहीं होता है, इसलिए ये औषधियाँ सस्ती पड़ती हैं, ये हमारे लिए अच्छी होती हैं। ठीक है, ब्रांडेड से इनकी तुलना करेंगे अगर तो ये औषधियाँ हमारे लिए सस्ती पड़ती हैं। नेक्स्ट है जीवन शैली और बीमारी। जीवन शैली और बीमारी। जीवन शैली का अर्थ आहार विहार, इसमें प्रतिदिन की दिनचर्या तथा आहार का समावेश होना है। अब जीवन शैली सबकी अलग अलग, कोई देर से उठता है, देर से सोता है, भोजन के समय में परिवर्तन, कभी भी जब इच्छा हो कभी खा लेता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, जंक फूड खा लेता है। तो ऐसे करने से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बीमार कम होना है तो आपके जीवन शैली को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर उचित मात्रा में सोना पड़ेगा कि आपको 7 घंटा 6 घंटा 7 घंटा कम से कम सोना है। आपको उचित आहार लेना है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, ये सब करना है। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज आपके शरीर की क्षमता के आधार पर लेना है, जिससे आपके शरीर की क्षमता जितनी है उस आधार पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और किसी योग वाले व्यक्ति से, विशेषज्ञ से सलाह लेकर के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपकी जीवन शैली अच्छी होगी तो आपको बीमारी नहीं होगी, कम होगी। और जीवन शैली अच्छी नहीं होगी, प्रॉपर जीवन शैली नहीं होगी तो आपको बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जीवन शैली में यही है, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर मात्रा में शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी आपको शरीर की आवश्यकता है प्रॉपर मात्रा में उसको मिलना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में नींद होनी चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। तो हमारी जीवन शैली में अगर आप सुधार करेंगे तो बीमारियां आपसे दूर भाग जाएंगी। नेक्स्ट है टीकाकरण।
टीकाकरण, इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, तो रोग न हो इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं। तो अलग अलग रोगों के टीका वैक्सीन होते हैं, तो वो हम उसका टीकाकरण करते हैं, जिससे क्या होता है वो रोग न होगा। जिसका हम वैक्सीनेशन करेंगे, जिस रोग का, उस रोग को वो क्या करता है, रोकता है, उसका पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 में भारत सरकार ने घोषित की। क्या प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 में भारत सरकार ने इसको लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत उच्च दर्जे की औषधि जो है उसको कम कीमत पर आम पब्लिक को उपलब्ध कराना है। इसके लिए जन औषधि स्टोर की शुरुआत की गई। जन औषधि स्टोर, ठीक है, तो जन औषधि स्टोर में क्या होता है कि जो अच्छे क्वालिटी की दवा है वो कम कीमत पर आम पब्लिक को उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 में भारत सरकार ने इसको लागू किया। ठीक है, अब आगे देखेंगे अलग अलग दिन, जैसे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 29 सितंबर को क्या है? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस। 14 जून को क्या है? विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस। और 14 नवंबर को क्या है? 14 विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस। तो अलग अलग ये दिन है जो मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। और 14 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, आगे है रक्तदान। रक्तदान क्या होता है? हम ब्लड को डोनेट करते हैं। तो रक्तदाता के 1 यूनिट रक्तदान से एक समय में 3 रोगियों को जो उसकी ज़रूरत की पूर्ति होती है। जैसे कि RBC WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो किसी को RBC चाहिए, WBC चाहिए या प्लेटलेट्स चाहिए, तो एक बार में 3 लोगों को की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है 1 यूनिट रक्तदान से। ठीक है, तो एक वर्ष में 4 बार आप रक्तदान कर सकते हैं। और एक वर्ष में अगर आप 4 बार रक्तदान करेंगे तो आप 12 रोगियों को जान बचा सकते हैं, क्योंकि एक बार में आप 3 रोगियों को जान बचाते हैं और 4 बार अगर आप रक्तदान करेंगे तो आप 12 रोगियों की जान बचा सकते हैं। 3 बार क्यों कैसे बचाते हैं आप जान? क्योंकि अगर किसी को लाल रक्त कण की ज़रूरत हो तो आपके जो 1 यूनिट आपने ब्लड डोनेट किया है तो उससे लाल रक्त कण जो है उस पेशेंट को दे देंगे। किसी को श्वेत रक्त की कण की ज़रूरत है तो उसको मिल जाएगा। रक्त पट्टिका की ज़रूरत है तो उसको मिल जाएगा। तो एक बार में आप 3 लोगों का हित कर रहे हैं। और अगर आपने 4 बार डोनेट किया है साल में तो आप 12 रोगियों की जान बचा रहे हैं। इसके साथ साथ होता है नेत्रदान। नेत्रदान, मृत्यु के बाद हम नेत्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि किसी अंधे व्यक्ति को रोशनी मिल जाएगी, उसको आँख मिल जाएगी। ठीक है, तो मृत्यु के बाद हम नेत्रदान भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।